सम्राट अशोका की जयंती का भी आप लोगों ने यहाँ पंपलेट में उल्लेख किया हुआ है। साथियों, हरियाणा में हम लोग वर्षों से संगठन शक्ति निर्माण करने का कार्य कर रहे हैं। ये संगठन शक्ति निर्माण करने के लिए सारे देश भर में आज 31 स्टेट में 31 राज्यों में ये संगठन का जान फैला हुआ है और सारे देश भर में 714 जिले हैं। आप लोगों को मालूम नहीं होगा, मगर आपके हरियाणा में केवल 23 है, मगर सारे देश भर में 714 है। ये 714 में से 674 जिलों में हम लोगों का देशव्यापी संगठन है और आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे, 6500 तहसीलें हैं, 4000 तहसीलों से ज्यादा संगठन की शाखाएं कार्यरत है सारे देश भर में और 22,000 से ज्यादा ब्लॉक और 1.5 लाख से ज्यादा गांवों में संगठन की शाखाएं कार्यरत है। इतना बड़ा, इतना विशाल संगठन है। एक कितना बड़ा विशाल संगठन है तो आरएसएस का हेडक्वार्टर है ना नागपुर में, वहां 4 लाख लोग लेकर मैं गया। तो आरएसएस के लोगों को अपने हेडक्वार्टर में ताला लगाकर भागना पड़ा। सारे लोग आरएसएस से डरते हैं। कट्टर है तुम्हारा, कट्टर है? एक खट्टर भी डरता है आरएसएस से, खट्टर भी डरता है। तो खट्टर डरता है आरएसएस से, आरएसएस डरता है मोहम्मद इस्लाम से। तो आप अंदाजा लगाओ। साथियों, ये जो बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं संगठन शक्ति की, मेरी उम्र 18 साल 3-4 साल की रही होगी, 3-4 महीने की रही होगी, 18 साल 3-4 महीने, तब से ये काम कर रहा। आज मेरी उम्र 66 साल चल रही। 58 साल में आदमी रिटायर्ड हो जाता है। पता नहीं हरियाणा में कितने साल में होता है? 58 में होता है। और जब सरकार उसको रिटायर्ड कर देती है तो वो अपने से कहता है कि मैं टायर्ड भी हो गया। सरकार ने रिटायर्ड कर दिया और मैं टायर्ड हो गया हूं, अब मैं समाज का कुछ करने लायक नहीं रहा हूं। मेरी उम्र 66 साल है, लगभग 48 साल हो गए। ये आंदोलन को सारे देश भर में खड़ा करने के लिए जिंदगी के इतने साल लगाए। बहुत सारे लोग इतने उम्र के भी नहीं होंगे 48 साल के। यहाँ ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनकी उम्र भी 48 साल नहीं होगी। तो 66 साल की अभी मेरी उम्र चल रही है।
मैं अभी रिटायर्ड नहीं हुआ हूं, टायर्ड भी नहीं हुआ हूं, जंगे मैदान में अभी हूं। ये जो जंगे मैदान है देश का, उसमें जो लड़ाई चल रही है गैर बराबरी को खत्म करने की और देश में बराबरी स्थापित करने की जो लड़ाई चल रही है, वो जो जंग चल रही है, उस जंग के मैदान में मैं हूं। तो इसलिए ये बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये जंग है क्या। इस देश में आप लोग सुनकर और हैरान हो जाओगे, हमारे पुरखों का साम्राज्य था, राज था। मौर्य साम्राज्य पता नहीं आप लोगों को पता है या नहीं है। ये मौर्य साम्राज्य हमारे पुरखों के द्वारा स्थापित किया हुआ राज्य था और वो अफगानिस्तान तक था। मौर्य काल का नक्शा भारत का देख लो। जो नया भारत का नक्शा है वो तो ब्राह्मणों ने तोड़ दिया, भारत पाकिस्तान बनाकर उसके टुकड़े किए। मगर भारत का नक्शा हमारे पुरखों के द्वारा अफगानिस्तान तक उसकी सीमाएं थी। अफगानिस्तान तक की भूमि एक भारतवर्ष का हिस्सा थी। ये देख लो, नक्शा देख लो हमारे पुरखों का। और सम्राट बृहद्रथ मौर्य, आखिरी सम्राट, जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने की। ध्यान रखो, नाम बता रहा। पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने सम्राट बृहद्रथ मौर्य, उसकी हत्या की। और हत्या करने के बाद इस देश में ब्राह्मण राज की स्थापना हुई। ये ध्यान रखो। और उस ब्राह्मण राज के सहारे से ब्राह्मणों ने शेड्यूल कास्ट की 1703 जाटों के टुकड़ों में उनको बांटा। जो आपके हरियाणा में शेड्यूल कास्ट है, वो सारे देश भर में 1703 टुकड़े हैं शेड्यूल कास्ट के, जिनको ब्राह्मण धर्मशास्त्रों के अनुसार अछूत कहा जाता है। जो अछूत है वो शूद्र नहीं है, ये ध्यान रखो। शूद्रों से भी नीचे जो लोग हैं वो अछूत है। शूद्रों से नीचे 3 सामाजिक समूह है। एक शेड्यूल कास्ट है अछूत, दूसरा है शेड्यूल ट्राइब, वो भी शूद्रा से नीचे है, और तीसरा है नॉर्डिक ट्राइब। ये 3 बड़े सामाजिक समूह ओबीसी शूद्रा के नीचे है, जिनकी संख्या देश में 35% से कम नहीं है। अगर 140 करोड़ जनसंख्या है और अगर उसमें 35% लोगों का अंदाजा लगाओ तो आपको कितने करोड़ लोग होंगे इसका अंदाजा आपको लगेगा। साथियों, इतने लोग वर्णा सिस्टम में शूद्र के नीचे है। और जो जिसे यहां पर शूद्रांश क्रांति शब्द प्रयोग किया गया है, वो शूद्र जातियों की संख्या 3743 जातियां है। मंडल कमीशन के अनुसार 3743 जातियां, जो ब्राह्मण नहीं है, जो क्षत्रिय नहीं है, जो वैश्य नहीं है, वो लोग इस देश में सारे के सारे वर्णा सिस्टम में अगर एससी एसटी नॉमिनी टाइप छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे के सारे शूद्र वर्ण के लोग। कुछ शूद्र वर्ण के जो लोग हैं
उन लोगों को मंडल कमीशन में ओबीसी माना गया, कुछ शूद्र जाति के लोगों को मंडल कमीशन में पिछड़ा वर्ग नहीं माना गया। आपके हरियाणा में पता नहीं जाट पिछड़े वर्ग में आता है कि नहीं आता, नहीं आता, मगर वर्णा सिस्टम में वो भी शूद्रा है। बिल्कुल लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है जी जी 1936 का। और सबसे बड़ा तो समाजशास्त्र का फैसला है। ब्राह्मण लोग कहा करते थे बातचीत के क्रम में जाट बुट, जी जाट बुट, इसका क्या मतलब है? जाट बूट के बराबर है, बिल्कुल ऐसा कहते थे। जी। ये तो भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर ने एक का वोट सब लोगों को दिया, उसके बाद बहुत सारा बदलाव आया। ये जानना, ये समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए पहले तो मैं आप लोगों को ये जानकारी दे रहा हूं कि जो वर्णा सिस्टम में जो शूद्र वर्ण के लोग हैं, ये त्रैवर्णिक लोगों की सेवा करने के लिए बनाया गया वर्ण है। मगर अभी जो दूसरा वर्ण है, क्षत्रिय वर्ण है, और क्षत्रिय वर्ण के लोग यहाँ स्टेज पर आए थे, ये उन्होंने मुझे पगड़ी पहनाई, राजस्थान से आए। अभी आपने देखा, ये क्षत्रिय वर्ण के लोग राजस्थान से आए थे, ये उन्होंने पगड़ी पहना है। क्यों है मालूम? भारत में जब ब्राह्मण नहीं आए थे, विदेश में थे, विदेश से जब भारत में आए तो यहां जो प्रजा थी वो प्रजा नाग लोग थे, नाग लोग। ये नाग लोगों का साम्राज्य था। ये जो मौर्य साम्राज्य है, ये नाग लोगों का साम्राज्य था। नवल वियोगी का नाम सुना होगा, यह आपके इलाके का है। नवल वियोगी डिप्टी डायरेक्टर सर्वे ऑफ इंडिया का, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का नवल वियोगी, उसने लिखा नागार द एंशिएंट रूलर ऑफ इंडिया। ये जो मौर्य थे ये नाग लोग थे। नाग लोगों ने इस देश में साम्राज्य स्थापित किया था। नाग इसके सबसे ज्यादा महान लोग थे। ये नाग लोगों की 6247 जाति के टुकड़ों में ब्राह्मणों ने टुकड़े किए। शेड्यूल कास्ट की 1703, आदिवासियों के 801 और पिछड़े वर्ग की 3748। तो 6247 जाति के टुकड़े ए नाग लोगों के टुकड़े किए। इस देश में हम सब लोग जिसे शूद्र कहा गया वो नाग लोग है। आप लोगों को, हर जाति के लोगों को अपने जाति का गर्व होता है। जाति का गर्व गुलामी का गर्व है। मूर्खता का त्याग करना होगा। क्या कोई ये बात बता सकता है कि हमारे बाप ने, दादा ने, परदादा ने, लकड़दादा ने जातियां निर्माण की? कोई नहीं बता सकता। बल्कि जो दस्तावेज उपलब्ध है उसके अनुसार ब्राह्मणों ने जातियां बनाई। ब्राह्मणों के धर्मशास्त्रों में इसके दस्तावेजी प्रमाण है। यदि आप मनुस्मृति पढ़ लो तो जातियां कैसे निर्माण हुई उसके सबूत आपको मिले। और ये जातियां निर्माण करने वाला ग्रंथ ब्राह्मणों के द्वारा निर्माण किया गया और ब्राह्मणों ने जातियां निर्माण की। सम्राट द्रुपद मौर्य की हत्या करने के बाद मनुस्मृति का निर्माण हुआ। कितने लोगों को पता है हमारे? मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि अनपढ़ लोगों को कितने लोगों को पता है, नहीं, ये नहीं कह रहा। हमारे पढ़े लिखे लोगों को कितने लोगों को पता है? मैं तो पूछता ही नहीं हूं अनपढ़ लोगों को पता है क्या, पढ़े लिखे लोगों को पता है क्या? पढ़े लिखे लोगों को पता नहीं। सम्राट द्रुपद मौर्य की हत्या करने के बाद मनुस्मृति लिखी गई। कितने लोगों को पता है रामायण लिखा गया? हमारी हत्या करने के बाद रामायण लिखा गया। कितने लोगों को पता है?
दो चार लोगों को पता है, वो भी मेरा सुनने के बाद पता है। ये जो हाथ खड़े करने वाले हैं ना, वो मेरे वीडियो देख कर थे, वो मुझे मालूम है। साथियों, सम्राट बृहद्रथ मौर्य की हत्या करने के बाद मनुस्मृति लिखी गई। सम्राट बृहद्रथ मौर्य की हत्या करने के बाद रामायण लिखी गई। आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे। बुद्ध के प्रवचन में, ध्यान रखो, बुद्ध के प्रवचन में जातक कथा का संदर्भ आता है। बुद्ध के प्रवचन में जातक कथा का संदर्भ आता है। उसमें एक जातक कथा है, दशरथ जातक कथा। उस दशरथ जातक कथा में बोधिसत्व राम है। वहां से पुष्यमित्र शुंग के द्वारा बृहद्रथ मौर्य की हत्या करने के बाद ब्राह्मणों ने दशरथ जातक की चोरी की और चोरी करके रामायण लिखा। अरे आप लोगों को क्या पता होगा, मैं ब्राह्मणों को चुनौती देता हूं, ब्राह्मण लोग मैं जो कह रहा हूं उससे गलत साबित कर दे। आपको क्या पता है? आप लोगों को क्या पता है? मैं तो उन पंडितों को जो दावा करते हैं कि वो पंडित है, जिनको कोई समझ ही नहीं है, उनको चुनौती देने का क्या मतलब है? पंडित बोलते ना अपने आप को, बहुत अकल है, बोलते ना वो लोग। उनको चुनौती देकर कह रहा हूं कि तुम्हारे पुरखों ने दशरथ जातक की चोरी करके रामायण लिखा। एक चुनौती देकर कह रहा, ये रामायण चौर्य कर्म है। अब किसी की औकात है, अब किसी को लगता है कि मैंने गलत बोला तो मेरे साथ बहस करने के लिए आ जाए, और मैं अपने लोगों को बहस करने के लिए चुनौती नहीं दे रहा हूं, ब्राह्मणों को दे रहा हूं, वो आ जाए। पहली बात आपको बोल रहा हूं, ठीक है? एक जातक कथा, दशरथ जातक कथा की चोरी करके सम्राट बृहद्रथ मौर्य की हत्या करने के बाद, पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण के द्वारा हत्या करने के बाद रामायण लिखी गई। दशरथ जातक की चोरी करके रामायण लिखी गई। हो गया? रामायण छोटी है, महाभारत बड़ा है? रामायण छोटी, महाभारत बड़ा है। तो ब्राह्मणों ने 31 जातकों की चोरी करके महाभारत लिखा। 31 जातकों की चोरी करके महाभारत लिखा। महाचोरी, ये महाभारत नहीं है, ये महाचोरी है। और ये चोरी छोटे मोटे चोरों ने नहीं की, बड़े बड़े चोरों ने की, जिनके नाम बड़े आदर सत्कार से आप लेते रहते हैं। हमारे लोग बड़े आदर सत्कार से लेते रहते हैं, उनके पिछवाड़े पे लात मारने के लिए लिखा उन लोगों ने, हमारे लोगों के। तो ये जो चोर कर्म उन्होंने लिखा, चोरी करके, ये धर्म ग्रंथ के नाम पर हमारे लोगों के मन मस्तिष्क में थोपा। एक ब्राह्मणवाद का प्रचार करने के लिए लिखे गए धर्म ग्रंथ है, ऐसा बाबा साहब आंबेडकर ने लिख के रखा हुआ है। बाबा साहब आंबेडकर ने ये लिख कर रखा। आज तक बाबा साहब आंबेडकर ने जो सवाल उठाए, किसी सवाल का ब्राह्मणों ने जवाब नहीं दिया। किसी सवाल का ब्राह्मण जवाब नहीं दे पाए।
साथियों, मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूं कि ये सारे धर्म ग्रंथ, जिसे ब्राह्मण लोग धर्म ग्रंथ कहते हैं, महाभारत में लड़ाई है, महाभारत में मारकाट है, रामायण में खून खराबा है, महाभारत में खून खराबा है, भाई और भाइयों में ही लड़ाई है? बिल्कुल। उसको धर्म ग्रंथ का एक भाई दूसरे भाई को मार दिया है। हरियाणा की भाषा में बोला, एक भाई दूसरे भाई को मार दिया है ना, हरियाणा की भाषा। तो वो धर्म ग्रंथ बनाकर आपके दिमाग पर थोपा, और ये थोपने के पीछे जो बुद्ध के द्वारा जो विचारधारा उन्होंने प्रचार में लाई थी, उसे खत्म करने का षड्यंत्र था। बुद्ध का आंदोलन, बुद्ध की क्रांति, जिसे आप शूद्रा क्रांति कहते हो, अरे बुद्धा के बाद इस देश में शूद्रा क्रांति हुई। चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक मौर्य, इन लोगों ने जो क्रांति की, एक बुद्धा के विचार के वजह से क्रांति की, इसकी वजह से क्रांति हुई। और हमारे समाज में राजा नहीं सम्राट हो गए। कितने लोगों को पता है सम्राट का क्या मतलब है? कितने लोगों को पता है सम्राट का क्या मतलब है? हजारों राजाओं को मिलाकर एक सम्राट होता है, ये भी हमारे लोगों को पता है। तो सम्राट हमारे पुरखों के द्वारा, हमारी महापुरुषों की विचारधारा के द्वारा एक शूद्रा नाम की क्रांति हुई, और उसकी बदौलत एंशियंट इंडिया में, प्राचीन भारत में यह क्रांति हुई, जिसे आप शूद्राज क्रांति कहते हो। जिस विचारधारा के बदौलत यह क्रांति हुई, उस विचारधारा को खत्म करने के लिए रामायण और महाभारत लिखी गई, जिसे आप अपने सर पर महान पवित्र धर्म ग्रंथ समझकर सर पर रखते हो। अरे तुम्हारे सत्यानाश के लिए लिखा गया। मैंने जब कहा, लिखा कि ये जो रामायण है दशरथ जातक की चोरी है, तो एक द्विवेदी नाम का ब्राह्मण सोशल मीडिया में आया और कहने लगा कि मेश्राम जी, चलो ठीक है, आपकी बात मान लेता हूँ। मानता नहीं ब्राह्मण, मगर कहा चलो मान लेता हूँ। तो जो अभी राम है, कम से कम उस राम को तो मानो। चलो आपकी बात मैं मान लेता हूँ कि हमने दशरथ जातक से राम की चोरी की, रामायण लिखी, तो अब तो आप राम को मानो। मैंने कहा जब दशरथ जातक का ओरिजिनल राम मेरे पास है, तो साले तेरा डुप्लीकेट राम क्यों मानो? चुप हो गया, दोबारा गायब हो गया, आया नहीं। मेरे पास ओरिजिनल है, साला तेरा डुप्लीकेट क्यों मानो? साथियों, हमारे लोगों को इस देश में 6247 जाति के जो टुकड़े ब्राह्मणों ने किए, तो हम लोगों को आज़ादी के दौरान ये बताया जाता था कि अंग्रेजों का जो रूल है वो डिवाइड एंड रूल है, बांटो और राज करो। चलो हम मान लेते हैं अंग्रेजों का राज बांटो और राज करो का सिद्धांत था, तो अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमान 2 टुकड़े किए। अंग्रेजों ने 2 टुकड़े किए थे, ब्राह्मणों ने कितने किए? शेड्यूल कास्ट के 1703, आदिवासियों के 801, ओबीसी पिछड़े वर्ग के 3743, तीनों को मिलाकर 6247 टुकड़े किए। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ब्राह्मण अंग्रेजों से 3000 गुना ज्यादा खतरनाक है? किसी ने मुझे कहा कि कोई हरियाणा का कोई एक ब्राह्मण था, उसने आपको आने के लिए मना किया था। मैं
ब्राह्मणों पर ज़्यादातर दया करता हूँ। मैं उनके बातों को ज़्यादा ये महत्व नहीं देता, क्योंकि वो दया के पात्र लोग हैं, ज़्यादा संख्या में नहीं है, और इस देश के 85% लोगों के दया पर इस देश में वो निवास कररत है, और उनके जान को कोई अभी तक खतरा नहीं है। वो हमारी दया की है। बिल्कुल। अगर हमारे लोग दया करना छोड़ दे तो चटनी, हमारे लोग नाश्ते में चटनी करके खाते ना, 85% उतना भी हिस्सा नहीं आएगा। तो इसलिए हमारे लोग दया कर रहे हैं, उसके बदौलत वो इस देश में रह रहे हैं। हमारे लोग आस्था रखते हैं जिनमें। हाँ, वही साथियों, ये जो 3000 गुना ब्राह्मण ज्यादा खतरनाक है, आप लोग उसको पवित्र मानते हैं। मैं आपको एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत बताना चाहता हूं। आप धार्मिक विमर्श बंद कर दो, सामाजिक विमर्श शुरू कर दो। अगर आप वर्ण व्यवस्था की चर्चा करोगे, जाति व्यवस्था की चर्चा करोगे, अस्पृश्यता की चर्चा करोगे, आदिवासियों के सेग्रीगेशन की चर्चा करोगे, महिलाओं के दास्तान की चर्चा करोगे, शूद्रत्व को पिछड़े वर्ग पर थोपा गया, इसकी चर्चा करोगे, घुमंतु जातियों को बहिष्कृत किया गया, इसकी चर्चा करोगे, जागरण फैलेगा, जागरण फैलेगा। धार्मिक विमर्श करोगे तो ब्राह्मण कहेगा ये लोग धर्म विरोधी है। तो हमारे लोगों में जाके ब्राह्मण क्या कहते हैं? तो वामन मेश्राम धर्म विरोधी है। तो हमारे लोग जांच पड़ताल किए बगैर मान लेते हैं कि वामन मेश्राम धर्म विरोधी है, जांच पड़ताल भी नहीं करते, क्योंकि उनको ये मालूम ही नहीं चला जांच पड़ताल करने नाम का कोई सिद्धांत है। कोई भी बात जांच पड़ताल करने के बाद मानना चाहिए, जांच पड़ताल करने के बाद स्वीकार करना चाहिए। आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपको पूछने के पहले इंजेक्शन लगाता है क्या? मतलब मर जाएगा। मतलब दवा ना खाने से जीवित था, अगर पूछे बगैर दवा लगा दिया तो दवा से मर जाएगा। तो छानबीन करने के बाद बात माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए, ये हमारे पुरखों के द्वारा बताया हुआ सिद्धांत है, ब्राह्मणों का सिद्धांत है। मानो, ब्राह्मणों ने कह दिया जानने की जरूरत नहीं है। ब्राह्मण कहता है अरे ब्राह्मण ने बोल दिया मान लो। बुद्ध ने कहा जानो, मानो नहीं, जान लो। ज्ञान की बात है, समझदारी की बात है। जब ये सिद्धांत हम लोग स्वीकार कर लेंगे तो कोई ताकत नहीं है जो हम लोगों को आगे बढ़ने से रोक लगा देगा। हम लोगों को क्या करना है? 6247 जाति के लोगों को, 6247 जाति के टुकड़ों को जगाओ। ये जाति तुम्हारे बाप दादा के द्वारा बनाई हुई जाति नहीं है, ये ब्राह्मणों के द्वारा बनाई हुई जाति है। जाति का गर्व करने से तुम टुकड़ों टुकड़ों का गर्व करोगे और जाति का गर्व करते रहोगे। 6247 टुकड़े बने रहेंगे। जाति का गर्व छोड़ दो। एक इंसान, मान लो शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति अपनी लड़की ओबीसी के घर में ब्याह देता है, या ओबीसी का व्यक्ति अपनी लड़की शेड्यूल कास्ट के घर में ब्याह देता है, ब्याह के बाद जानवर पैदा होता है? जानवर पैदा होता है? इंसान ही पैदा होता है ना? तो इंसानों और इंसानों में ये विभाजन पैदा करने वाली जो जातियां है, ये जातियां ब्राह्मणों ने हमारे अंदर टुकड़े पैदा करने के लिए पैदा की, ताकि हम कभी इकट्ठा ना हो सके। अगर हम इकट्ठा हो जाएंगे तो नाग लोगों की तरह
हमारा दोबारा इस देश में साम्राज्य स्थापित होगा। तो आपको जाति को आज से गौण मानना शुरू करो। जाति को आज से गौण यानी सेकेंडरी महत्व देने का। अपने आप को कहो कि हम मूल निवासी है और मूल निवासियों में हमारा वंश है, नायक लोग है, नायक लोग हैं, मार्शल लोग हैं, लड़ाकू लोग हैं। मिलिट्री में हमारे लोगों की रेजिमेंट है, मैं जिस जाति का हूं ना वो रेजिमेंट है। भारत में हमारे रेजिमेंट ने अंग्रेजों को जीत हासिल करवाई। वर्ल्ड वार में भी मेरे जाति के लोग वर्ल्ड वार में भी वहां गए थे, वर्ल्ड वार में भी जीत हासिल करवाई। तो हमारे जो पुरखे हैं वो सारे नाग लोगों के साथ अपने आप को जोड़ो। नाग लोगों के साथ जोड़ने से क्या होगा? आपके अंदर जो हीनता की भावना है कि हम कमजोर हैं, खत्म हो जाएगी। आप बोलते हो आपके अंदर मानसिक कमजोरी है, मानसिक कमजोरी है, मानसिक कमजोरी कहते हो, कोई भी ये नहीं बताता ये कमजोरी दूर कैसे होगी। कमजोरी दूर करने का तरीका अपने महापुरुषों को, चंद्रगुप्त मौर्य को, नाग को अपना पुरखा घोषित करो। अरे नागों को अपना पुरखा घोषित करोगे, एक कमजोर मानसिकता खत्म हो जाएगी। तुम्हारे पुरखों ने मौर्य साम्राज्य स्थापित किया था, तो तुम छोटे लोग नहीं हो। ऐसी भावना दिमाग में लाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, ये कहो कि हम लोग छोटे जाति के लोग नहीं हैं, हम उन जाति के लोग हैं जिन्होंने इस देश में साम्राज्य स्थापित किया। और कोई काल्पनिक बातें भी नहीं बोल रहा हूं, काल्पनिक बातें भी नहीं बोल रहा हूं, सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर बोल रहा हूं। और इसलिए अगर आप ऐसा करते हो तो निश्चित रूप से आपकी मानसिक कमजोरी खत्म हो जाएगी और आप आगे बढ़ सकते हो। कुछ लोगों ने कहा अरे साल में एक आध बार बड़ा कार्यक्रम आप लोग करते हो, फिर 2 साल गायब हो जाते हो, पता नहीं चलता। हरियाणा में दिसंबर 23 तक ऐसे 11 बड़े कार्यक्रम लेंगे। 11 तारीख को दूंगा। हमारे तमाम वामसेक के जो लोग हैं और जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग जो छोटे छोटे संगठन चला रहे हैं, उन लोगों के साथ मिलकर हरियाणा में 23 जिले हैं, 2 जिलों को मिलाकर ऐसे बड़े कार्यक्रम करेंगे। सारे हरियाणा में 11 कार्यक्रम, 1 महीने में 1 कार्यक्रम, दिसंबर तक ऐसे हम 11-12 कार्यक्रम कर लेंगे और ये कार्यक्रम का सिलसिला जारी रहेगा। मैं हरियाणा प्रदेश के बानसेर के लोगों को, भारत मुक्ति मोर्चा के लोगों को, बहुजन क्रांति मोर्चा के लोगों को और जो तमाम बैकवर्ड क्लासेस के संगठन मिलजुल कर जो हम कर रहे हैं, मिलजुल कर करने की सोच बहुत बड़ी सोच है। इस देश का राजा अगर आप अपना बनाना चाहते हो, अगर अपना राजा बनाना चाहते हो तो मिलजुल कर कार्य करना होगा। पिछलग्गू रहना चाहते हो तो फिर अलग अलग करो। अगर आप पिछलग्गू बनकर ही रहना चाहते हो, पिछलग्गू बनकर रहने से रहने का एक तरीका है, अलग 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 छोटी ढपली छोटा राग अपलापते रहो। आज जो सभी लोगों ने मिलकर किया, इतना बड़ा काम किया, हरियाणा के लोगों का मनोबल बढ़ा। ऐसा मनोबल बढ़ाने के लिए मैं हर महीने 1 तारीख आपको दूंगा। बानसेर के सारे प्रदेश के लोगों को वो काम करना है, भारत मुक्ति मोर्चा के, बहुजन क्रांति मोर्चा के और तमाम बैकवर्ड क्लासेस के लोग मिलकर अगर ऐसा करते हैं तो हर महीने इतना बड़ा कार्यक्रम कर सकते हैं। बिल्कुल सारी जगह मेरा उत्तर प्रदेश में परिवर्तन यात्रा चल रही है। आधा घंटा तो मुझे पैसा लेने के लिए लगता है, लाइन लगाकर लोग पैसा देते हैं। क्यों? मैं टाटा बिरला अंबानी से नहीं लेता,
मैं टाटा बिरला अंबानी से नहीं लेता हूं, तो हमारे लोग मुझे लाइन लगाकर पैसा देते हैं, निधि देते हैं। यहां भी आपने देखा होगा। तो अगर आप अपने लोगों की ईमानदारी से लड़ाई लड़ते हो, पैसे की कोई कमी नहीं है। जो हमारे लोग हैं वो करोड़ों रुपए आपको आंदोलन चलाने के लिए देंगे, मुझे दे रहे हैं। मैं ईवीएम मशीन के संदर्भ में सारे देश भर में परिवर्तन यात्रा चला रहा हूं। अभी हमारे राजकुमार सैनी जी ने कहा कि हमारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं मगर वोट हमको मिलते नहीं हैं। उसकी वजह ईवीएम है, उसकी वजह ईवीएम है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, फ्री यानी भ्रष्टाचार मुक्त नहीं हो सकता, फेयर यानी निष्पक्ष नहीं हो सकता, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी नहीं हो सकता। इसका मतलब है ईवीएम में घोटाला करके चुनाव हो रहा है। अरे 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया। अखबार वालों ने यह खबर आप तक इसीलिए पहुंचने नहीं दी ताकि ये घोटाला उजागर ना हो। इसलिए सारे देश भर में ईवीएम के घोटाले के संबंध में सारे देश भर में जागरण अभियान चला रहा है और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक इस मुद्दे पर भारत बंद करेंगे। जब तक ईवीएम का बंदोबस्त नहीं होगा, आपकी 85-90% संख्या बैलेट पेपर में दिखाई नहीं देगी। वो ईवीएम मशीन चुराते रहेंगे। तो ईवीएम मशीन का बंदोबस्त करना होगा। ईवीएम मशीन का बंदोबस्त करने के लिए भी पहले ईवीएम में घोटाला कैसे होता है वो समझना होगा। इसके सारे दस्तावेजी सबूत हमारे पास है। ईवीएम में घोटाले के सारे दस्तावेजी सबूत हमारे पास है। तो इतना बड़ा लगभग 365 दिन तक चलने वाला आंदोलन हम लोग चला रहे हैं ईवीएम के विरोध में। 21 फरवरी से लेकर 21 फरवरी 2024 तक 365 दिन का। तो इसलिए साथियों, मैं आप लोगों को ये अनुरोध करना चाहता हूं कि ये जो हरियाणा में शुद्राज क्रांति के नाम पर आप लोगों ने लहर पैदा की, इस लहर को आगे बनाए रखने के लिए हर महीने हम लोग कम से कम सारे हरियाणा में 11 कार्यक्रम करेंगे और इस तरह से इस लहर को बनाए रखेंगे। इसके लिए मैं हर महीने 1 तारीख यहां आता रहूंगा। आप लोग इस बात को आगे बढ़ाते रहेंगे। इस आशा और विश्वास के साथ जब तक हम अपना राष्ट्रव्यापी आंदोलन निर्माण नहीं करते, तब तक हमारी ओबीसी की, जाति आधारित गिनती की या तमाम प्रकार की कोई भी समस्या मांगने से हल होने वाली नहीं है। हमें अपना आंदोलन खड़ा करना होगा। धन्यवाद।